अच्छा जी। तो इट्स अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें थोड़ी-सी ये चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे देखो, हमने इस बात इसको तो चीज़ को डिस्कस कर लिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। विद रिस्पेक्ट टू टू साइड्स मैंने इस बात की थी। मैंने एक दफ़ा कॉर्पोरेशंस के साथ कि व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेशन, उसके हिसाब पर्सपेक्टिव में बात की। उसमें मैंने एसेंशियल्स को डिस्कस किया एंड समहाउ थोड़ा बहुत टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन हुई कि कितनी तरह की कंपनीज़ होती हैं। और ये स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अबाउट द कॉर्पोरेशंस जो कंपनी एक्ट अंडर 1984 और 2017 के अंदर आती हैं, ठीक है? क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है, इट्स नॉट दैट एंटिटी। जो एसेंशियल्स कॉर्पोरेशन में पाए जाते हैं, वो इन दोनों में नहीं पाए जाते। तो पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नेंस इज़ अबाउट द कॉर्पोरेशन, जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं विद इन द कॉर्पोरेशंस, और जो कंट्रोल्स मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी एंटिटी की बात हो रही है ना, इसलिए। तो ये जो चीज़ें थी विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेशंस, ये हमने डिस्कस की। फिर गवर्नेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो बुनियादी बातें थी कि शेयर होल्डर्स का क्या इनमें रोल है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो हमने बातें थी वो हमने पढ़ी। जो आपने केस स्टडी असाइनमेंट में सॉल्व करके दी मुझे, उसमें आपने कुछ फेलियर्स को देखा कि अगर एक कंपनी गवर्नेंस को फॉलो नहीं करती विद इन इट्स फंक्शंस, अपने कॉर्पोरेशन में अगर ये नहीं फॉलो की जाती प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो अकाउंटेबिलिटी रखती है ना। तीन की पार्टीज हैं एक कंपनी में। जैसे शेयर होल्डर है आपका, जो समटाइम्स इन्वॉल्व होता है, समटाइम्स नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी की जो बेसिक फॉर्मेशन है कि किस तरह से क्या उनकी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने पार्टिसिपेट एक्टिवली करना है या नहीं करना, वैसे शेयर होल्डर्स की तरह रहना है। तो एक शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट की उन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट को रन करना है, हाउ दे विल गोइंग टू अचीव द प्रॉफिट्स, किस तरह से कंपनी मैम चलेगी। थोड़ा आहिस्ता बोल रहे हैं, वो नोट भी कर रहा हूँ साथ में। ये तो बात सुनो, ये तो जनरल बात है, अभी तो मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया। ये तो एक रीकैप है बेसिकली जो मैं दे रही हूँ। अभी आगे टॉपिक स्टार्ट ठीक है। करती हूँ तो फिर उस पे थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाऊँगी। ये बेसिकली एक एक कहते हैं ना, एक बैकग्राउंड बिल्ड करें, थोड़ा-सा एक आगे चलने से पहले थोड़ा-सा पीछे का रिकैप करें। ये चीज़ें हम कर चुके हैं, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ। जैसे अभी ठीक है। एसेंशियल्स की बात की, या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने आपको बताया कॉर्पोरेशंस को स्टडी किया है, तो ये हम कर चुके हैं। इसी तरह गवर्नेंस की जो बेसिक प्रैक्टिस है, जैसे अभी आपने केस स्टडी सॉल्व की, उसमें आपने डिफरेंट फेलियर्स को देखा होगा। तो दैट बेसिकली इज़ टू टेल यू कि क्या होता है कंपनी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी, या कोई कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं करेगी, ऐसी प्रैक्टिसेस या अपने इंटरनल कंट्रोल्स को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, तो क्या होगा कंपनी में। तो ये बेसिकली ये चीज़ें, ये एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड बिल्ड करने वाली बातें थी, या जो एक एक रीकैप था कि ये हमने चीज़ें कर ली हैं। हमने शेयर होल्डर्स के बारे में हर तरह से हर एस्पेक्ट में डिस्कस किया। आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी होपफुली, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की तो। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 की पार्टीज़ होती हैं किसी भी कंपनी में। जैसे मैंने अभी बताया, शेयर होल्डर्स हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और आपकी मैनेजमेंट है। हमने शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में एजेंसी थ्योरी को डिस्कस किया। हमने स्टीवर्डशिप थ्योरी को डिस्कस किया, व्हिच इज़ अ 360 डिग्री ऑपोजिट सिनेरियो ऑफ द एजेंसी थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट हैं। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी हमने डिटेल्स डिस्कस की हैं, व्हाट इज़ देयर रोल, उनका क्या काम है। और इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, व्हाट दे रिक्वायर, उनका क्या काम है। मैनेजमेंट का रोल, जो ये सारी चीज़ें, ये हम कर चुके हैं कवर। इस जो प्रेज़ेंटेशन में, या ये जो ये स्लाइड लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि ये अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी तो क्या होगा, पहली चीज़, एक ब्रीफ ओवरव्यू। उसके बाद हम ये देखेंगे देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। देखो, जब हम ये कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को फॉलो करें आप विद इन द कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं एज़ अ बिज़नेस प्रोफेशनल या एक एज़ अ शेयर होल्डर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएँ, या मैनेजमेंट के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएँ, क्योंकि बिकॉज़ दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गनाइज़ेशन, उसकी प्रॉफिट होगा तो उनको भी तो फ़ायदा होगा, और उनकी परफॉर्मेंस और उनके बोनसेस और उनके पर्क्स, उनको भी फ़ायदा होगा। तो एज़ अ शेयर होल्डर, इफ आई वांट कि इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हों, ताकि सत्यम जैसे जो फियास्कोज़ हैं, जो फेलियर्स हैं, वो ना हो। एंड देयर आर अदर केस स्टडीज़ एज़ वेल, जहाँ जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स हुए, तो तीनों ये जो इस किस्म के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इनको नुकसान उठाना पड़ा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान में क्या मॉडल होना चाहिए, और दूसरी कंट्रीज़ में किस किस्म के मॉडल्स हैं, और हमें हमारी क्या ज़रूरत है। तो एक तो ये मॉडल्स के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। फिर डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो डिफरेंट ममालिक में, डिफरेंट कंट्रीज़ में या इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। क्या ऐसी बॉडीज़ हैं जो गवर्न करती हैं इंटरनेशनली। क्योंकि देखो, जैसे जैसे एक कंट्री होती है ना, उसमें होता है लोकल लॉ। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में एक स्टेट लॉ फॉलो किया जाता है, और एक, अब आप देखें, एक इंटरनेशनल लॉ है।
इंटरनेशनल लॉ गवर्न करती हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। लेकिन जो प्राइम कहा जाता है किसी भी स्टेट की रिट होती है उसकी स्टेट लॉ से। तो स्टेट लॉ इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। इसी तरह किसी एक मुल्क में गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस एक इन मुल्क की अपनी भी तैयारशुदा होती हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की भी होती है, स्टैट्यूट्स बने हुए होते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लोबली एनफोर्स्ड की जाती हैं, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइम चीज़ ये होती है कि एक कंट्री की अपनी ग्रुप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस क्या हैं, दे आर प्राइम। तो जब डिफरेंस आता है कि इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड चल रहा है और आपके मुल्क में क्या है, और आपने किस दोनों में अगर क्लैश आता है कहीं पे भी, तो अब वो चीज़ फॉलो करते हैं जो आपके मुल्क में चल रही है, जो आपकी प्रैक्टिस आपके मुल्क में फॉलो की जा रही है, जो आपके रेगुलेटर ने आपको कहा हुआ है करने को। तो ये चीज़ है, कहीं भी अगर क्लैश आता है इंटरनेशनली और नेशनल प्रैक्टिसेस में, ठीक है? तो स्टार्ट करती हूँ इसको यहाँ से आगे इससे ऑनवर्ड्स। जो पर्पस है ना इन सारी डिस्कशंस का, और जितनी जितनी भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं अभी तक आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर हुई, उसका पर्पस ये है कि इस सब्जेक्ट की स्पिरिट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक। बाकी तो ये आप जहाँ तक पेपर का सवाल है वो तो ओपन बुक पेपर है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाए तो उसमें आप तो किताबें लिख सकते हैं ये तो, लेकिन ये इसका पर्पस ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ फील्ड ऑफ स्टडी देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज एग्जिस्टेड फॉर एज लॉन्ग एज कंपनीज। ऑब्वियसली देखें इंटरनल कंट्रोल्स की बात है, हर एक स्टेक होल्डर ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं हूँ, अगर लेट्स सपोज क्लास की ही बात करें अगर हमारी, तो वी हैव अ गैदरिंग, वी हैव टू मेंटेन प्रोटोकॉल्स, एक इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करना है ताकि हर चीज़ हमारा हर माइलस्टोन सक्सेसफुली और पीसफुली और ठीक तरीके से, कोई ऐसी विदाउट एनी चीटिंग और इस किस्म की फ्रॉजरी, उस किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो। सेम इज़ द केस विद द कंपनी। समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लेबल कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के नाम पे कुछ प्रैक्टिसेस हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इशू कर दी और फॉलो करनी शुरू कर दी, तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सपोज हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसी चीज़ें, जो ऐसी प्रैक्टिसेस इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मौजूद होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमें बस उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनको एक्सपोज करना होता है। तो यही बात इधर भी बताई गई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज एग्जिस्टेड फॉर एज लॉन्ग एज कंपनीज हैव एग्जिस्टेड, बट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे कहते हैं ना, मौजूद तो ये पहले से थी, लेकिन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी और एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया और इसको एज अ फाइनेंस का पार्ट आपने कंसिडर करना शुरू किया लेस देन 70 ईयर्स अगो। लास्ट 40 ईयर्स में अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन दिस फील्ड, और बाकायदा जो रिसर्च है और इस किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं और लॉ मेकिंग है वो इस पे फिर होना शुरू हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक रिसर्च डेवलप होना शुरू हुई, जो थेरीज हैं वो डेवलप होना शुरू हुई। थेरीज फॉर एग्जांपल कैसी, जैसे एजेंसी थेरी आपने पढ़ी, जैसे स्टेवर्डशिप थेरी मैंने आपके साथ डिस्कस की इन द लास्ट जो डिस्कशन आपके साथ हुई थी, ठीक है। तो ये इस हवाले से इसको इसको सब्जेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना, इसको समझने की कोशिश करना है कि ये फाइनेंस का बिहेवियरल एस्पेक्ट है, बिहेवियरल साइड ऑफ फाइनेंस है। अगर आपने बिहेवियरल फाइनेंस का सब्जेक्ट देखा हो तो उसमें बेसिकली इमोशंस की बात होती है कि इन्वेस्टर की पर्सनैलिटी भी है, कि जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में कहते हैं ना कि इन्वेस्टर्स ये ऑलवेज मेक रैशनल डिसीजन, तो रैशनल तो बिहेवियरल फाइनेंस ये आर्ग्यू करता है कि ह्यूमंस हैव इमोशंस, और जो कि इंसान पे के फैसलों पे असरअंदाज होते हैं, तो वी कैन नॉट अवॉइड दैट ह्यूमन एस्पेक्ट। तो वो जो बिहेवियरल फाइनेंस है इसकी एक एस्पेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको कोई न्यूमेरिकल चीज़ नहीं मिलेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको यही प्रैक्टिसेस, यही डिफरेंट केस स्टडीज, यही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो यू हैव टू गो थ्रू। इसी तरह जब आप इस पे रिसर्च करते हैं, अभी आप लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे, आप लोगों ने अगर अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट ने किया या नहीं किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पे भी के पे भी रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल बोर्ड साइज का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ फर्म परफॉर्मेंस। अगर एक बोर्ड में फीमेल मेंबर्स भी हों तो फीमेल बोर्ड हो तो क्या इसका इम्पैक्ट आता है इन द फर्म परफॉर्मेंस। तो ये इस किस्म के टॉपिक्स भी यहाँ से निकलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है। तो जो लोग घबराते हैं कोर फाइनेंस से और कॉर्पोरेट फाइनेंस की चीज़ों से, तो उनके लिए इस पे रिसर्च करना है, सब्जेक्ट में से कोई भी टॉपिक लेना और उसमें रिसर्च करना इज़ वेरी ईजी, मतलब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, और डेटा आपको ईजिली एनुअल रिपोर्ट से मिल जाता है। तो ये उस हवाले से भी एक आपका इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है टू स्टडी द सब्जेक्ट एज यू आर डूइंग योर रिसर्च इज वेल, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कॉर्पोरेट रॉन्ग्स क्या, इससे क्या मतलब है? कॉर्पोरेट रॉन्ग से मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्या कॉर्पोरेट रॉन्ग्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जिसको प्रोटेक्शन के लिए, या जिसको जिन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जिन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यू नीड दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक की प्रैक्टिसेस आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई
कि जिसके लिए आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी लॉ मेकिंग करने की ज़रूरत पड़ गई कि ताकि आप इंट्रोड्यूस करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एज़ इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब ये होता है चेक एंड बैलेंस, आप अकाउंटेबिलिटी कर सकें ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो किसी बैंक में हम कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रॉन्ग्स को कंट्रोल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपने सुना होगा कि दे आर ड्युअलिटी, ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक चेक है, आप कैशियर के पास लेके जाते हैं और वो उसको एंट्री उसकी करता है, तो तब तक वो आपको कैश नहीं देता जब तक उसका सुपरवाइजर उसको पीछे से सुपरवाइज ना कर दे। ड्यूअल कंट्रोल है, दोनों के साइन होते हैं। इस ड्युअलिटी का क्या पर्पस है कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करें कि अगर लेट्स सपोज कोई एक चीज़, कोई एक की पॉइंट मिस होता है अगर कैशियर से, समटाइम्स वो नहीं देख, ओवरलुक हो जाती है चीज़, तो उसका मैनेजर उसको पकड़ लेता है, उसका सुपरवाइजर उसको चीज़ को पकड़ लेता है। तो फ्रॉड्स के चांसेस जो है वो इसमें मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो ये बेसिक पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करने का कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस इनिशिएट करें। सेम इज़ गोज़ विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसे क्या रॉन्ग्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसको अवॉइड करने के लिए यू नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें देखें आप, सबसे पहली चीज़ क्या है? लॉस ऑफ एथिक्स। लॉस ऑफ एथिक्स ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव एक पॉइंट है, यू कैन नॉट मेजर इट, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करें करना कि आपके बेसिक जो कोर वैल्यूज हैं विद ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती हैं और पर्सनल लेवल पे भी हो सकती हैं, उनको आप जो है वो इंटैक्ट रखें, उनको मेक श्योर करें कि इस किस्म की कोई एथिकल अनएथिकल एक्टिविटी ना हो। अर्निंग्स बिकेम एवरीथिंग, जहाँ पे मैनेजर्स का इंटरेस्ट ये होता है कि उन्होंने अपने बेनिफिट्स को देखना है और वो शेयर होल्डर्स के जो बेसिक टारगेट है, जो उनके पर्पस तो मैनेजमेंट का ये है ना, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अगर वो उस चीज़ को सब सब बैक बर्नर पे रख दें और उनका पर्पस ये हो कि दे हैव टू, एक मिनट जस्ट सेकेंड। अच्छा, आई थॉट किसी ने हैंड रेज किया था, मुझे लगा कोई सवाल है। अच्छा, तो जहाँ पे मैनेजर्स का कंसर्न अपनी सैलरीज और अपने बोनसेस हो और उनका जो मेन कंसर्न है जो कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, उसको वो बैक बर्नर पे रख दें, इस किस्म की चीज़ें इनको अवॉइड करने के लिए। फिर इनफेक्टिव बोर्ड्स, जहाँ पे वो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बेसिक पर्पस ये होता है ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना। और अब तो अगर वो ये काम नहीं कर सकते या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से नहीं निभा सकते, तो उस चीज़ को चेक रखने के लिए ह्यूज रिमनरेशंस फॉर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट इस चीज़ को शो करता है। ग्रीड लीडिंग टू डिस्पैरिटी अमंग सीनियर मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मॉरल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है ज़्यादा, जो कि लेके चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड्स द डिजास्टर और या फियास्कोस या फेलियर्स जिन्हें कहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड कंसिडरेशंस इन कंट्रास्ट टू द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग या विजन का मतलब ही यही होता है कि यू टेंड टू थिंक बियॉन्ड सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू। आप लॉन्ग टर्म देखते हैं उसको और उस लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए आप मिशन स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, आप गोल्स बनाते हैं, माइलस्टोन्स बनाते हैं। तो ये चीज़ अगर मिसिंग है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी आपको असर उसका दिख जाता है, उसके उसके फ़ायदे आपको ज़्यादा पता चल जाते हैं, फ़ौरन दिख जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऐसे काम होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म जिनका आउटकम होता है, तो वो उसके लिए यू नीड टाइम कि वो अपना इफेक्ट शो करे। तो इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में ऐसे शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस पे अगर फोकस है और लॉन्ग टर्म में भले वो आपको नुकसान दे जाए, ऐसी 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 डिसीजन मेकिंग, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ऐसी प्रैक्टिसेस को मेक श्योर करना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो। कोलूजन बिटवीन डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ये भी पॉसिबल है। जो मेजर आप देखेंगे ना फ्लॉ और फिएस्को इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो आपको नजर आएगा कि मैनिपुलेशन विद इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मिस स्टेटमेंट हो रही होती है या मैनिपुलेशन हो रही होती है, मैक्सिमम टाइम्स मैक्सिमम केसेस आपको वहां पर नजर आएंगे, जहां पर डायरेक्टर्स और जो मैनेजर्स ऑडिटर्स हैं वो मिल जाते हैं और आपस में अपने, शायद ये केस स्टडी हमने वर्ल्ड कॉल में या शायद मे बी एनरॉन में भी देखी हो, कि जहाँ पे जो तबाही का जिम्मेदार था वो ऑडिटर ही था जिसने मैनिपुलेशन की अकाउंट्स में। प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिकॉज दे आर चंक इन द कंपनी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज एज एन इंस्टीट्यूशन दे आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि उनको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग, अगर लेट्स सपोज बोर्ड इज मेकिंग अ डिसीजन तो इंस्टीट्यूशनल कहीं इन्वेस्ट करने का, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी किसी भी स्ट्रेटेजिक मूव को या किसी भी डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, एंड दे हैव द पावर टू चैलेंज इट बिकॉज उनके शेयर ज़्यादा होते हैं। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट बाय स्मॉल इन्वेस्टर्स इन बिग कंपनीज, जब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ज़्यादा हावी होते हैं विद इन अ कंपनी,
और वो कॉर्पोरेट जो प्रैक्टिसेस हैं या जो बोर्ड की डिसीजन मेकिंग पे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनका जो है जो परसेंटेज है, जो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने का वो कम हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है वो छोटे इन्वेस्टर्स के को नज़रअंदाज करते हैं और अपना उनका स्टेक जो है वो फ़ायदा लेने का उस पे फोकस होता है। ये जो चीज़ है ना, ये जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट बाय स्मॉल इन्वेस्टर्स, ये आपको स्टॉक मार्केट में भी नज़र आता है। जहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़ी-बड़ी कंपनी जो हैं वो बाइंग एंड सेलिंग करती हैं जब, चूँकि उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, तो जब वो बाइंग एंड सेलिंग करती हैं किसी एक कंपनी के शेयर्स की, तो वो पूरी की पूरी मार्केट बुलिश हो जाती है और या बेयरिश हो जाती है, यानी कि बाइंग और सेलिंग का जो ट्रेंड है वहाँ पर आ जाता है। उससे ये होता है कि जो छोटा इन्वेस्टर है, उसको ये नुकसान होता है। क्योंकि उसका कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो फिर अगर वो डेली ट्रेडर है या वो स्विंग ट्रेडर है, तो वो लॉस में जाता है, फिर उसको नुकसान होता है। तो ये बेसिक बात है। पाकिस्तान का जो सिनेरियो है कंपनीज़ का वो डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो आप देखेंगे कि आपको स्टेट कल्चर नज़र आएगा, या ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि फैमिली कंट्रोल्ड हैं, फैमिली बिज़नेसेस हैं मोस्टली। तो ये इसमें चीज़ है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे ऐसे फिएस्कोस, जैसे एक तो मैंने सत्यम का शेयर किया वो इंडिया में था, कुछ इंटरनेशनली हैं वो देख लेते हैं। जैसे देखें, एक वर्ल्ड कॉम का था, ये तो हमने डिस्कस भी किया था, मुझे याद है पहली क्लास में, पता नहीं अब आप आपके साथ हुआ था या मैम दूसरे। अस्सलाम जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम पाकिस्तान में भी कोई इस तरह स्कैंडल्स वगैरह हुए हैं जिस हाँ तरह बिल्कुल, ये अभी एनरॉन? आगे डिस्कस करती हूँ, तुम ये अभी थोड़ा सा इंटरनेशनली देख लेते हैं। ये कुछ केसेस हैं जैसे वर्ल्ड कॉम का, एनरॉन का, ये तो आपने देखा भी होगा आई गेस केस स्टडी में। फिर इसी तरह ये जो है कुछ और केसेस हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है, देखो इसमें आपको नजर आएगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ फंडिंग्स। इसी तरह देखो टाइको है, ये डिफरेंट कंपनीज का नाम लेके बताया गया है और क्या इनमें इनमें जो फ्रॉड था वो क्या था, ओवर स्टेटमेंट ऑफ फंडिंग्स बाय 100 मिलियन, ये प्री ग्राइंड सिस्टम था। इसी तरह यूके की कंपनीज हैं, देखो जैसे बीसीसीआई है, इनमें इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो थी वो इम्प्रॉपर थी। इम्प्रॉपर से मुराद ये कि जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं थी। ये एक बैंक है, इसमें भी इंटरनल कंट्रोल्स ठीक नहीं थे, 1.4 बिलियन का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया। तो ये फॉर एग्जांपल जैसे ये पोलीपैक है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू पर्सनल यूज, दिस इज ऑल्सो अ फेलियर, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट चीज़ें। अब ये पाकिस्तान के स्कैंडल्स हैं। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक है, बैंकर्स इक्विटी है, पाकिस्तान स्टील मिल सबसे सबसे जो है मशहूर ज़माना फेलियर है। तो ये केसेस हैं डिफरेंट, यू कैन गो थ्रू देम, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी इंस्टेंसेस हैं जो हाईलाइट किए हैं, देर आर मेजोरिटी ऑफ केसेस। तो इनको एक्सप्लोर करें, इनको देखें कि इनमें इनमें क्या है चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे बीसीसीआई का आपने देखा हो कि वहाँ पे ये जो बीसीसीआई का बैंक था ये फ्लॉप ही इसीलिए हुआ था कि यहाँ पे भी मिस अप्रोप्रिएशन थी फंड्स की। पाकिस्तान स्टील मिल का यही केस है। तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और मिस स्टेटमेंट, ये जो सबसे मेजर कॉज आपको नजर आता है इन कंपनीज में, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी नजर आती है, फेलियर जहाँ पे ये देखो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर आपको ले जाता है कंपनी की तबाही, कंपनी बंद होने के वर्ड्स पे ले जाता है। अब इनमें से कोई भी बैंक आपको नजर नहीं आएगा, आता होगा, अभी आएगा, इंडस बैंक को देख लो, क्रीसेंट बैंक को देख लो, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट को देख लो। फिर इसी तरह एक बैंक था शायद मेहरान बैंक स्कैंडल, आपने सुना हो। ये बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स हैं ये। फिर वो जो फेलियर है विद रिस्पेक्ट टू द मिस रिपोर्टिंग हो, मैनिपुलेशन हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो, तो देयर दे कैन बी वैरायटी ऑफ रीजंस। तो ये जितनी आपकी स्टडी इन डेप्थ होगी, उसमें केसेस आपने पढ़े होंगे केसेस, तो यू विल हैव मोर एक्सपोजर कि क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं। लेकिन जो कोर टेक्सचुअल चीज़ें हैं या जो आपकी किताबों में बातें लिखी हैं, वो हमने डिस्कस की कि क्या क्या कॉर्पोरेट रॉन्ग्स हो सकते हैं। फिर ये जो भी स्लाइड आपके सामने है, एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बेसिकली यहाँ पे लिखने का पर्पस ये था कि देर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स बाय द टाइम, जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस इसी किस्म के फेलियर्स को देखते हुए, उनसे लर्न करते हुए बाय द टाइम चीज़ें जो डेवलप हुई। और देखो ये आपको 1992 ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है कि बाय द टाइम ये चीज़ें डेवलप हुई। पाकिस्तान में तो अब जाके एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसको सर्च करें गूगल पे तो आपको नजर आएगा, जहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है डायरेक्टर्स को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स। और एक स्कूल पाकिस्तान में अब आपको नजर आएगा, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, जो दे आर मैनेजिंग दिस थिंग, कि किस तरह से पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो ये बेसिकली डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कैडबरी रिपोर्ट 1992 या यूके को या बाकी जो ऑनवर्ड्स रिपोर्ट्स हैं इनको पाकिस्तान में
भी एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है। इनको यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव प्रिपेयर्ड देयर रिपोर्ट्स, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर these reports to for the implementation in their countries, because वहाँ का corporate governance का structure और यहाँ का corporate governance का जो structure है वो different है, क्योंकि companies different है। देखो जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करना होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर प्रैक्टिसेस आप लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान में चूंकि फैमिली बिजनेसेस है, पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स है दे आर डिफरेंट। जो यूएस है या यूके है, इवन यूएस एंड यूके की जो रिक्वायरमेंट्स है दे आर आल्सो डिफरेंट। ये भी आप मॉडल्स में देखेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये सिर्फ यहाँ पे बताने का, ये लिखने का मकसद ये है कि जस्ट टू गिव यू एन ओरिएंटेशन कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इनमें है क्या ये हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज ये चूंकि यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन यू शुड नो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा, OECD प्रिंसिपल्स, अब लेट्स सपोज जैसे ये इस रिपोर्ट की अगर बात करें, ये 1999 की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की OECD प्रिंसिपल्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे या वर्ल्ड बैंक है या WTO है, इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UN है, जैसे IMF है, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको गाइडलाइंस देती हैं, तो यही गाइडलाइंस नॉर्मली कंट्रीज अपनी उसमें जो रिपोर्ट्स हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि एक यूनिवर्सल एक लॉ, एक चीज जो है वो प्रिवेल हो। फॉर एग्जांपल जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ होता है, फॉर एग्जांपल जो भी कंट्रीज यूएन में कोई इंटरनेशनल लॉ पास होता है, तो उसको फिर स्टेट लॉ के अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, जहां तक आपकी स्टेट ग्रिट चैलेंज ना हो। सेम इज गोज विद दीज प्रिंसिपल्स। जैसे OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली नोन है, अगर तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको, उसमें क्या है, क्या चीज़, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो अगर कोई कंट्री चाहे, जैसे अगर पाकिस्तान ने अगर अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनुअल्स या पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो कहाँ से पाकिस्तान जो है वो गाइडेंस सीख करेगा, वो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से देखेगा, या फिर ये देखेगा कि कहाँ किस मुल्क के सिस्टम के साथ या किस मॉडल के साथ हमारा सिस्टम अलाइन करता है, तो फिर उधर से चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, उस तरह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे नॉर्मली फॉलो द थिंग्स। अभी भी अगर आप कानून में अगर आप इवन देख लें, तो कानून में भी आपको नजर आएगा कि अभी भी 1881 का जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉलो होता है, 1932 का या 31 का जो पार्टनरशिप एक्ट है वो फॉलो होता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। तो OECD प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। देखो बेसिक सी बात है, ऑल शेयर होल्डर्स टू बी ट्रीटेड इक्विटेबली, ऑल स्टेक होल्डर्स to be allowed to play due role, either they are board of directors, they are managers or they are shareholders. Timely and accurate disclosures, उसकी वजह ये है कि जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, how they will get to know about the things, तो वो एनुअल रिपोर्ट से, इस किस्म की जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है, और फिर वो ठीक होनी चाहिए। अगर आपने रिपोर्ट किया है प्रॉफिट, तो इन एक्चुअल सेंस प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप मैनिपुलेशन करके ऑडिटर्स के साथ मिलके मिस स्टेटमेंट की गई हो। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं यहाँ इसमें आती। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, सो दैट दे शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के में स्पेसिफाई किए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करें, बिकॉज इनका बेसिक काम ये होता है कि ब्रिज करते हैं बिटवीन द मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर्स। तो ये बेसिक सी बात है। फिर कुछ और रिपोर्ट्स हैं देखें डिफरेंट कंट्रीज में, यूके में, जर्मनी में, साउथ अफ्रीका, ये जैसे सर्बेन्स और ओक्सलेट एक्ट ने जब यूएस जब डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पढ़ा था, तो उसमें भी ये चीज़ थी, लेकिन ऑब्वियसली इज नॉट कंसर्न टू स्टडी इन डीप, लेकिन स्टिल यू शुड नो कि डिफरेंट एक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज की अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे आर प्रेजेंट। अब हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बिकॉज हम किसी भी चीज़ को, वैसे तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि कॉपी करते हैं और चिपकाते हैं अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव में, बट कोई भी चीज़ कॉपी करने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप देखें कि क्या उस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी आपकी मुल्क में है, क्या वो चीज़ें जो वहाँ एग्जिस्ट करती हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज यूनिवर्सैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी आ सकता है या तभी इफेक्टिव हो सकता है अगर वो चीज़ें आपके मुल्क में भी एप्लीकेबल हो, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस अगर आप बाहर से कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो क्या उसकी ज़रूरत भी है या नहीं। तो ये जो डिफरेंट 3 मॉडल्स लिखे हुए हैं, एंग्लो अमेरिकन मॉडल है, फिर जापानीज मॉडल है और जर्मन मॉडल है, ये बेसिकली ये बताते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टाइल क्या है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
और उसके अकॉर्डिंगली फिर दे टेंड टू डेवलप सच प्रैक्टिसेस जो कि आपकी कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है और जो कंपनीज की विद इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उस कंपनीज को एथिकली वो स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी और मॉरली कंपनी को स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें कोई ऐसी फ्रॉजरी और चीटिंग वाला जो एस्पेक्ट है उसको माइनस कर देती है। तो एंग्लो अमेरिकन मॉडल देख लेते हैं। एंग्लो यानी कि यूके और यूएसए की बात हो रही है यहाँ पर। फ्री इकोनॉमी बेस्ड है। देखें अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेसी मतलब ये है कि वो कैपिटलिस्ट एक सोसाइटी है, कैपिटलिज्म को दे सपोर्ट। ठीक है, अब कैपिटलिज्म जो है या डेमोक्रेसी जो है उसका एक प्राइम फीचर ये होता है कि जो फ्री इकोनॉमी होती है, ठीक है, मार्केट कंपटीशन की बेसिस पे मार्केट प्राइसेस को सेट करी होती है, ये जो मतलब चीज थिंग्स आर ओपन। तो डेमोक्रेसी में भी मेजोरिटी डिसाइड्स अबाउट समथिंग। तो इस किस्म की जब चीज हो रही होती है तो उसमें जो स्टाइल है कंपनी का, इसका मतलब है ओपन स्टाइल है कंपनी का, और मार्केट बेस्ड जो प्रैक्टिसेस है वो फॉलो की जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए रन होनी चाहिए, उनके उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। इसमें जो फॉर एग्जांपल जैसे शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड एंड मैनेजमेंट, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी ना, जितनी भी अभी तक बातें हम कर रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिकन मॉडल को सपोर्ट करती हैं कि 3 स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट होनी चाहिए। तीनों को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट को मिलकर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। ये जो बातें हम पढ़ते भी आ रहे हैं और जो चीज़ें यहाँ पे अभी रिपीट भी हो रही हैं, बेसिकली ये अमेरिकन मॉडल है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल है जो इन चीज़ों की बात करता है। अच्छा, मोस्ट कंपनीज रन बाय पीपल ओइंग लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द कंपनी, या मतलब ये कि मैनेजर्स की बात हो रही है यहाँ पर कि मैनेजर्स मे नॉट ओन, उनके हो सकता है उनके शेयर्स ना हो कंपनी में, लेकिन स्टिल दे मैनेज द कंपनी। ठीक है, ये बात है इसमें। तो मेजर एजेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इस केस में आते हैं, जैसे हमने एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सपेक्टिव में आती हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बेसिक बुनियादी बातें पढ़ी और जिस पर्सपेक्टिव से हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को स्टडी किया, दैट वाज एन दिस अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन मॉडल। आगे देखते हैं जो जापानीज मॉडल है उसमें उसमें क्या चीज़ आती है। ये जो जापानीज मॉडल है इसमें केरेट्सू सिस्टम ऑफ ओनरशिप आता है। ये जो केरेट्सू सिस्टम ऑफ ओनरशिप है ना, बेसिकली ये एक पूरी एक साइंस है केरेट्सू। इसको आप मजीद एक्सप्लोर करेंगे, इसका डॉक्यूमेंट भी मैंने शेयर किया है आपके एलएमएस नोट्स पे। अभी ब्रीफली मैं इसको बता देती हूँ ये क्या है। इस सिस्टम ऑफ ओनरशिप में आप जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सप्लाई चेन है, बेसिकली सप्लाई चेन में देर डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स ना, जैसे सप्लायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ होता है। तो केरेट्सू सिस्टम में भी एक इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं जिसमें डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि बेनिफिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको एज अ पार्ट ऑफ आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उनको भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व कर लिया जाता है क्योंकि और उनकी भी ओनरशिप को वो कंसिडर किया जाता है। तो एक ये जापानीज मॉडल में कहा जाता है कि एक इकोसिस्टम डेवलप करें जहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर दूसरे को बेनिफिट दे रहा होता है। सप्लायर्स, आपके आपके क्रेडिटर्स, आपके लेंडर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके मैनेजर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल दे आर कनेक्टेड टुगेदर और फॉर्म द कलेक्टिवली दे फॉर्म अ सिस्टम ऑफ ओनरशिप। फिर लार्ज ग्रुप ऑफ द ओन द कंपनीज, ऑब्वियसली कोई एक छोटी कंपनी इस तरह से नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकती ना जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हों। तो ये वही कंपनीज फॉलो करती हैं जापान में जो कि लार्ज हैं और बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हैं, जैसे मित्सुबिशी है एक कंपनी मिसाल के तौर पर। फिर देखिए इंटरलॉकिंग डायरेक्टरीज। इंटरलॉकिंग डायरेक्टरीज मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। ये वो सिनेरियो होता है जहाँ पे दो मुख्तलिफ कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है तो उसका डायरेक्टर और एक बी कंपनी है उसका डायरेक्टर, दे आर सर्विंग टू सम थर्ड कंपनी। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग, कि दो डिफरेंट कंपनीज के शेयर होल्डर जो डायरेक्टर्स हैं व्हेन दे सिट टुगेदर इन अ बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी, या दोनों इकट्ठे होकर एक बोर्ड किसी एक कंपनी के बोर्ड में बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स। तो ये इसमें एंड शेयर होल्डिंग इसमें भी मौजूद है। ऑल पॉलिसीज मेड बाय द ग्रुप, इकट्ठे मतलब ये जो क्योंकि बिकॉज जो ओनरशिप है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों में बटी है, तो जो पॉलिसी मेकिंग है वो भी बाय ग्रुप होती है। ग्रुप फंड्स कंट्रोल्स एंड हेल्प्स वेयर नीडेड। मैनेजमेंट केप्ट अलर्ट ऑल द टर्म ऑफ एजेंसी इशूज स्टिल प्रोसेस, ऑब्वियसली वो तो आ जाते हैं। अब वहाँ पे तो जो अमेरिकन सिस्टम है वहाँ पर तो सिर्फ मैनेजर एक आउटसाइडर इन्वॉल्व है जिसका स्टेक नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं इकोसिस्टम में आपके। तो यहाँ पे इशू ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो अटेंटिवनेस का क्वोशंट है वो भी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा भी है फिर, क्योंकि एक तो कंट्रोल भी ज़्यादा है और आपके पास फंडिंग और कैपिटल भी ज़्यादा है।
तो ये जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कोई लूप होल आता है, तो देयर आर सो मेनी पार्टीज़ जो कि आपकी इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑल आर वर्किंग एज़ एन इकोसिस्टम। किसी एक को भी अगर बीच में प्रॉब्लम होता है, तो वो फिर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज़ वो अब जो उनका कंट्रोल सिस्टम होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किए होते हैं, वो फिर उससे बाहर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं ना। उन्हीं सप्लायर्स, उन्हीं क्रेडिटर्स, उन्हीं स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं जो एक सिस्टम में दे हैव इनकॉर्पोरेटेड। इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, जैसे देखो हमारे मुल्क में अगर आप मिलिट्री को देखें, तो अब मिलिट्री ने अपना ही ओन किया हुआ है, जैसे डिफरेंट सिस्टम्स को, स्कूल सिस्टम देख लो, हॉस्पिटल देख लो, डिफरेंट मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में दे हैव इन्वेस्टेड ना। तो जो भी उनका कनेक्शन होता है वो अपनी ही किसी सेक्टर में अपनी ही उसमें ग्रुप में दे कैन गो एंड दे कैन यूज दैट रिसोर्सेज। सेम ये वैसे एग्जैक्ट तो नहीं उसकी एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब आप केरेट्सू सिस्टम कायम करते हैं ओनरशिप का, तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं ना, फिर आप उन्हीं पे रिलाई करे होते हैं, एंड टुगेदर दे फॉर्म एन इकोसिस्टम जिसमें हर एक दूसरे पे रिलाई करे होता है, और उसको पता होता है कि इसका इसके साथ कनेक्शन है। और इससे दो फायदे ये होते हैं कि एक तो आप की यूनिटी और कंट्रोल आपका स्ट्रांग होता है, और लेकिन फिर साइड बाय साइड इश्यूज भी होते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एन मच ऑप्शंस अगर लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर। उसके बाद देखिए जर्मन मॉडल है, जर्मन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है। उसमें क्या है, ग्रुप ओनरशिप है इसमें भी, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इन्वेस्टर्स ओवर द बोर्ड। अब जो हमने अमेरिकन मॉडल स्टडी किया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स मे नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बोर्ड। ये जरूरी नहीं, बोर्ड अलग चीज, वो अलग है। बोर्ड का काम यह है कि ब्रिज करे बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, दे मे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द बोर्ड्स। टू टीयर बोर्ड्स होते हैं इसमें। टू टीयर बोर्ड से क्या मुराद है, बाय लॉ होते हैं वो भी। टू टीयर बोर्ड से मुराद ये है कि आपका जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वो अलग है, और मैनेजमेंट बोर्ड अलग है। मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को, या जो मैनेजर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करता है, उनको लुक आफ्टर करता है। और जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वो आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बात की, इस किस्म के जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करता है, उनको देखता है। तो देखो यहाँ पे ये फर्क आ गया कि जर्मन मॉडल में क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द आपका जो जापानीज मॉडल है उसमें क्या फ़र्क है, और आपका जो अमेरिकन मॉडल है उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स एंड शेयर होल्डर्स इन द सुपरवाइजरी बोर्ड, ये उस एक एस्पेक्ट की बात हो रही है। साइज ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द कंपनी, और ये भी लॉ रेगुलेट करा होता है, एज पर लॉ चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो इसका मेन फीचर है वो यही टू टीयर बोर्ड सिस्टम है, जो कि इनका लॉ इनको कहता है कि ये दे हैव टू डेवलप व्हेन दे हैव टू फॉर्म अ कंपनी। मैंने आपको याद हो सकता है, आपको याद हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मैंने आपसे बात की थी, तो आई टोल्ड यू कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो आपकी कंपनीज लॉ में मौजूद है। लेट्स सपोज अगर एक कंपनी है वो चाहती है कि उसने 12 मेंबर रखने, तो वो उस इकट्ठे भी सब हायर किए जा सकते हैं, और एक स्टैगर्ड बोर्ड होता है, स्टैगर्ड बोर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, उसकी बेसिस पे भी यू कैन हायर। लेकिन यहाँ देखिए सिचुएशन इज टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू टीयर्स, एंड हर उस दोनों में का जो वो ड्यूटीज हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे आर डिफरेंट। तो यहाँ तक कोई चीज़, यहाँ तक हमने मॉडल्स डिस्कस की है, कोई ऐसी चीज़ समझ में ना आई हो, आई होप के क्लैरिटी हुई होगी चीज़ों के बारे में। कोई चीज़ ऐसी जो डिस्कस करनी हो, जो समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ लें। आगे जो है रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे मैंने पहले भी चीज़ डिस्कस की कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट देते हैं ना, बेसिकली इसका पर्पस ये होता है, इंटरनेशनल लॉ मेकिंग होता है। जैसे डिस्क्लोजर्स हैं, ये इस किस्म के सब्जेक्ट्स को इंटरनेशनल ग्लोबल, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को देखो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखो, जैसे पहले गैप थे, फिर आईएफआरएस। इसका पर्पस ये है ना कि पूरी जो ग्लोबली एक यूनिफॉर्मिटी रहे, और जो डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर आप यूनिट्स ऑफ जो मेजरमेंट है या आपका रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट हो, तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, जैसे जैसे अब दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, प्रैक्टिसेस, ताकि उनको अडॉप्ट किया जाए और थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि बिजनेसेस आज लिमिटेड नहीं है एक नेशनल लेवल तक, businesses are have become global। तो जब इस तरह की ग्लोबलाइजेशन वाला एस्पेक्ट हो, तो इसमें और ज़रूरत बढ़ जाती है कि ऐसी प्रैक्टिसेस हो कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में तो सिनेरियो डिफरेंट है, जब आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपैंड करते हैं बिजनेस, तो वहाँ आपको डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़े। तो अगर प्रैक्टिसेस ग्लोबल हैं और ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है जो ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज की जाती हैं, तो इससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कंपनी को।
फिर ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नेटवर्क्स हैं, कमीशंस हैं जो कि इस पे काम करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज में। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और इसमें ऐड की कि पाकिस्तान में भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ हुआ है, जिसका पर्पज़ ये है इन चीज़ों पे, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी पर्पज़ है, और दूसरा डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देना और किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सारा जो जो रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज है वहाँ पे इम्पार्ट किया जाता है और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये लास्टली ये 2 चीज़ें हैं, 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द वेस्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ये चीज़ हमने पहले भी शायद इस पे आपको मैंने डिस्कस किया हो कि फ़र्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और कॉर्पोरेशन जो वेस्ट में डेवलप होती हैं और जो पाकिस्तान का जो कल्चर है दैट इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान का जो कल्चर है बेसिकली उसमें या तो आपको फैमिली बेस्ड बिजनेसेस मिलेंगे या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, सेट कल्चर आपको नजर आता है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में ज़्यादा, प्राइवेट बिजनेसेस में या कॉर्पोरेशंस में। लेकिन जो वेस्ट की बात है वहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। वहाँ पर जो पर्पस ये होता है कि जब लेट्स सपोज अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है तो उनको फुल अथॉरिटी दी जाती है। अब जब डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी जाती है तो फिर इस चीज़ की फिक्र होती है कि अब ये जो डायरेक्टर्स हैं इस अथॉरिटी को मिस यूज़ ना करें। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने पैसा लगाया, जिनकी ओनरशिप है, क्योंकि वो दे बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड दे हैव अपॉइंटेड डायरेक्टर्स कि वो ब्रिज करें बिटवीन द मैनेजर्स एंड देमसेल्व्स। तो फिर उधर फोकस ये होता है वेस्ट में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, उनकी कंडक्ट को रेगुलेट किया जाए, ताकि क्योंकि उन्होंने अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो ऐसी हो जो कि शेयर होल्डर्स के फायदे में हो, तो वो अच्छी तरह से ब्रिज कर सके, मिस यूज ना करें पावर को। पाकिस्तान का जो सिनेरियो है दैट इज बिट डिफरेंट। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर है बिजनेसेस के, कॉर्पोरेशंस के खास तौर पे, कि या तो फैमिली बिजनेसेस हैं या फिर सेट कल्चर आपको नजर आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एमएनसीज जो जनरली आपको ट्रेंड देखने में मिलता है। तो उसमें फिर ये होता है फोकस फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जो कि फैमिली बिजनेस है और बड़ा ही सालों से वो कारोबार चल रहा है और वहाँ पर ये कॉर्पोरेशन के तौर पर ये रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ऐसी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है और उनकी कोशिश होती है कि उनका कोई एक फैमिली मेंबर भी बोर्ड का मेंबर हो। उससे ये होता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो ये होता है कि शेयर होल्डर्स को पे ये उनकी स्क्रूटनी की जाए कि वो जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करें, इन्फ्लुएंस करके अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए जो उनके हक में हो इस तरह से ना करें, वो उनको न्यूट्रल रहने दें। तो यहाँ पे जो फोकस है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो ये है कि आपने न्यूट्रल रोल रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ताकि वो ब्रिज करें बिटवीन द मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स न्यूट्रली, किसी साइड पार्शियल होके नहीं, इम्पार्शियल होके। और लेकिन जो वेस्ट है वहाँ पर सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट। वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है डायरेक्टर्स को ताकि वो पावर को मिसयूज ना करें। तो दिस वाज अबाउट द थिंग बेसिक, हमने जो चीज़ें डिस्कस की अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके मैंने मॉडल्स आपके साथ डिस्कस किए, फिर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, पर्सपेक्टिव देखे पाकिस्तान में और आउटसाइड। कुछ फेलियर्स के केसेस थे पाकिस्तान में, कुछ केसेस थे वो मैंने आपको बताए, यू कैन एक्सप्लोर दैम इन डिटेल। भी आपको केस स्टडीज मिलेंगी, बल्कि मैं खुद भी शेयर करूंगी अगर कोई केस स्टडी पाकिस्तान में भी सत्यम पे आप लोगों ने की है, एनरोन वर्ल्ड कॉल पे की है इस तरह की, बल्कि अब आई एम थिंकिंग कि पेपर में ही करूंगी अब इंशाल्लाह। तो यू विल गेट टू सी कि क्या क्या फेलियर्स हैं और उसी की केस स्टडीज में से फिर क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी की सारी डिस्कशन थी जो मैंने आज करनी थी। इसमें कोई चीज़ ऐसी जो कि ना समझ में आई हो या कोई ऐसी बात जो आपने शेयर करनी हो, कोई ऐसा पॉइंट, तो आप बात कर सकते हैं। मैम मैम सिलेबस क्या होगा, आप बताएंगी कुछ? बिल्कुल, मैंने अभी स्टार्ट में भी थोड़ा-सा डिस्कस किया था, अभी दोबारा मैं बता देती हूँ, उसको अच्छी तरह सुन लें, जो लोग क्लास में लिए हैं उनको कम्युनिकेट भी कर दें ताकि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाएँ। देखिए, हमने स्टडी किए कुछ नोट्स थे जो पहली 2 क्लासेस में मैंने आपके साथ शेयर किए। एनरॉन की केस स्टडी थी, वर्ल्ड कॉल की थी और कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैंने एसेंशियल्स डिस्कस किए थे कंपनी के, बेसिक सी डेफिनेशंस डिस्कस की थी। उसके बाद एक चैप्टर था शेयर होल्डर्स का, उसके नोट्स आपके एलएमएस भी मौजूद हैं, स्लाइड्स भी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर है वो मैंने डिस्कस किया है, वो है, वो मौजूद है। फिर ये अभी जो मैंने ये चैप्टर डिस्कस किया है ये इंक्लूडेड है। एक चीज़, एक टॉपिक रह गया है, वो मीटिंग से रिलेटेड है, वो मैंने डिस्कस करना है। वो इंशाल्लाह होपफुली अगर कल हमारी क्लास होती है इसी टाइम तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपकी पेपर में शामिल हैं, दैट्स इट। और दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो नहीं होंगे व्हाट इज एंड व्हाई इस तरह वाले, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम केस स्टडी
इसी तरह की जैसे सत्यम की केस स्टडी मैंने शेयर की थी, या जैसे एनरॉन की केस स्टडी है, या जैसे वर्ल्ड कॉल की केस स्टडी हमने छोटी सी एक पढ़ी थी, तो इसी तरह की केस स्टडी होगी, यू हैव टू गो थ्रू दैट, और उसमें से मे भी कोई क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, यू हैव टू आंसर देम थोड़ा सा सोच के उसी में मैम से पढ़ के। मैं 12 ये घंटे का पेपर है मैम, थोड़ी थोड़ा लेंथी हार्ड हो नहीं जाएगा। बात होती सुनो, ये है तो टाइम? ये जो केस स्टडी है, मतलब ये जैसे केस स्टडी क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो देखो ये है नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल पेपर तो ये है नहीं जिसमें आपको दिमाग खपाई करनी पड़ेगी। थियोरेटिकल पेपर है, एक केस स्टडी है, उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट आंसर्स, सिंपल। और छोटे छोटे चीजें होती हैं, आपको पता है मैंने इतना लंबा और लेंथी पेपर बनाने का मेरा, और बना के मैं चेक भी तो बेटे मैंने ही करना है, तो इसलिए मैं इस तरह की कोई चीज नहीं मैंने करनी, कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, टू द पॉइंट एंड ब्रीफ, आप मुझे आंसर कीजिएगा, दैट्स इट। मैम इन सब के आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हैं मैम, ये जो आपने 5 टॉपिक बताए हैं? जी, इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं। यस। ओके मैम, ओके, ठीक। शेयर कर लेना, और अब ये बात ध्यान रखें कि क्लास को अटेंड करें, अगर आप ये डिस्कशन सुन लें एक दफ़ा, तो मेरा ख्याल है कि इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएंगी और ये आपको कन्फ्यूजन होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ नहीं सुन सकते या किसी वजह से समटाइम्स इश्यूज हो जाते हैं, इंटरनेट इशू होता है, समटाइम्स यू कैन नॉट कनेक्ट विद द क्लास, तो आप जब रिकॉर्डिंग सुने ना, तो उसके लिए मेरी तसल्ली के लिए अपना एरिड नंबर और अपना नाम और अपना सेक्शन वहाँ पे ज़रूर कमेंट में छोड़ें, ताकि मुझे आइडिया हो कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, ये कोई बेनिफिट की चीज़ है और उनको वो सुन रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, ताकि फिर हम ओके उसको मैम। बेहतर बना सकें ना, तो सिर्फ जस्ट इस मैम पर्पज़ के लिए। और समटाइम्स ऐसे भी होता है, जैसे आज मीटिंग थी एक वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, मैं गई हुई थी आज वीसी साहब के साथ, आपको पता है डायरेक्टर साहब चले गए और वीसी साहब ने हमारे कैंपस का चार्ज लिया एज अ डायरेक्टर। तो वहाँ पर वो लोग ये पूछ रहे थे कि क्लास टीचर्स डिफरेंट बता रहे थे अपना, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ नहीं होती, क्लास में स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, तो फिर लेकिन अभी मैं देख रही थी कि दे आर ऑल्दो 2 सेक्शंस हैं, लेकिन स्टिल दे आर स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं और जो क्लास लेना चाहते हैं। तो उससे ये होता है कि जब आप उधर मुझे कमेंट करते हैं या यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं और इसमें ऐसी आपकी स्ट्रेंथ शो होती है, तो एक तो ये चीज़ होती है कि यू वांट टू स्टडी और आप मतलब आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बस वन साइडेड पढ़ाए जा रहे हैं और आप का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो आप इससे मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिल जाएगा कि यू आर लिसनिंग टू दीज थिंग्स एंड दे आर बेनिफिटिंग यू, और वी आर ऑन द सेम पेज। ये भी चीज़ होती है कि कोई चीज़ आपकी उससे ओवरलुक नहीं होगी, ठीक है, तो ये बात भी है। और जहाँ तक अटेंडेंस का सवाल है, वहाँ उसका तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है मुझे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो पर्पस है ना, जो फोकस है इस वक्त, वो ये है कि सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरी इस पे PhDs हो सकती हैं। आप अभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, आप इसको गो थ्रू करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इससे भी आप यू कैन पिक अप टॉपिक्स और आप इस पर भी वर्किंग कर सकते हैं। तो बात ये है कि इसमें तो आपको किताबें बेतहाशा मिल जाएंगी, लेकिन हमारा पर्पस इस सेमेस्टर में ये है कि जो की चीज़ें हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक दो थियरीज हमने पढ़ी, जैसे डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पढ़ते हुए कॉन्टिन्यूम में एक स्टडी किया, अभी जैसे मॉडल्स को पढ़ लिया है, इस तरह की डिफरेंट जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन पर एक दफ़ा बात हो जाए, ताकि हमें पता हो, फिर जितना आप उसको एक्सटेंड कर सकें, जितना डीपली आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करें, आपकी उसमें उतनी ही कमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, कि क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा क्या क्या मैक्सिमम एरियाज हैं, फिर आप उसको फर्दर जितना मर्जी एक्सप्लोर करें, जिस मर्जी किताब से पढ़ें, इट्स अप टू यू। लेकिन बेसिक बुनियादी बात तो पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एजेंसी थ्योरी, तो आपको ऐसे तो ना हो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये है क्या। अगर आपसे पूछूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्टिन्यूम से क्या मुराद है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो कि हमने ये गो थ्रू किया हुआ है। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या होती है, यू शुड नो अबाउट इट। इतनी इतनी बुनियादी बातें तो पता होनी चाहिए ना। एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया है और आपसे कोई पूछे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन बताओ, तो आपको यही ना पता हो कि गवर्नेंस कहते किसे हैं, तो ये तो जाती है फिर। मैम वो पता है, तो पता है, एजेंसी थ्योरी नहीं पता है वो होती क्या है मैम, क्योंकि हमारा खुद का टॉपिक इस पे, तो एजेंसी थ्योरी का जिक्र आता है बीच में, नहीं पता चलता कि है क्या। तो ये लाइक आपके व्यूज होते हैं, सॉरी ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये बेसिकली होती क्या है, कोई व्यूज होते हैं रिसर्चर्स के इस पे, या कोई थ्योरी प्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिवली नेगेटिव के बारे में, ये इस तरह किस कुछ? दोबारा से सवाल पूछे, मैं आई डिडंट गेट इट, मतलब दोबारा से पूछना ना, तो मुझे समझ में नहीं आई। मैं किस ये कह रहा हूँ कि मैम ये एजेंसी थ्योरी क्या होती है बेसिकली, लाइक ये रिसर्चर्स की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है इस पे कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली वो अपने रिमार्क्स देते हैं देखो अपनी जो रिसर्च पे। बेसिकली जो थ्योरी होती है ना, वो डेवलप की जाती है काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद। जो भी आपके रिसर्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर फाइनेंस की थ्योरीज की बात की जाए, तो फाइनेंस में जो मशहूर ज़माना आपकी पोर्टफोलियो थ्योरी है, जैसे आपकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, डिफरेंट थ्योरीज है ना। तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट
जो टॉपिक्स पे या डिफरेंट एस्पेक्ट पे, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट एफिशिएंसी की बात करें तो वो जो फार्मा है उसने रिसर्च करने के बाद और काफ़ी एम्पिरिकल साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये एक कंक्लूजन एक डिराइव किया है कि मार्केट्स जो हैं वो दे आर रैशनल, मार्केट एफिशिएंसी होती है, वीक होती है, स्ट्रांग होती है और हाई होती है, किस बेसिस पे होती है, क्यों होती है, सारी रैशनल उसने प्रोवाइड की। इसी तरह ये एजेंसी थ्योरी भी एक थ्योरी है जो कि दी गई है और इसमें ये बात एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, बेसिकली पर्सपेक्टिव एक दिया गया है कि मैनेजर जो है वो दे टेंड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन बेनिफिट रादर देन वो उनका बेसिक पर्पस तो ये है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करें, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स, इसको बोलते हैं एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ओके मैम एक और बात है कि हमारा एक टॉपिक है, मुझे एक और बात समझ नहीं आई कि वाई जो कंपनी होती है मैम, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं बट उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों हायर करने पड़ जाते हैं दोबारा? इसीलिए ना कि वो अपनी जो इन्फ्लुएंस ना हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो, अगर आप किसी कंपनी में लेते हैं, देखो लेट्स सपोज अगर मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और मुझे एज एन डायरेक्टर हायर कर लिया गया, आप हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉय, हम 4-5 लोग हैं और हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ रहे हैं साल से और हमें डायरेक्टर के तौर पे हायर कर दिया गया है हमारी सीनियरिटी की बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है ना कि मेरी तो लॉयल्टीज पहले ही कंपनी के साथ है, मेरा जो इंटरेस्ट है, अगर लेट्स सपोज अगर यूनियंस हैं या मेरा किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ इंटरेस्ट है, तो मेरी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस्ड होगी ना, इसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी। एक तो चीज़ ये है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि हम 4 लोग सीनियर हैं और हमने ही डायरेक्टर बन जाना है, तो हम मिल के कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स लेके कंपनी को एक्वायर भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, एक्विजिशन भी हो सकती है, हॉस्टाइल एक्विजिशन भी हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का डिफेंस ये है कि आप बोर्ड में डाइवर्सिटी रखें। समझ आई? यस मैम आगे, बट उसका एक रीजन तो ये भी है ना कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे, ऑब्जर्वेशंस की बेस पे आपको एक फैसला जो एक डिसीजन देता है, ठीक है, बट उसका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि हाँ, वो वैसे ही है। अपनी चीजों पे कर होता है, और जो आपका डिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो आपका मैनेजर्स के ऊपर रिलाय कर होता है क्योंकि जो चीजें आप एक दूसरे से शेयर कर होते हैं वो मैनेजमेंट के साथ साथ होते हैं। बेसिकली तो इसका पर्पस यही है ना, डाइवर्सिटी लेके आना। अब जब दोनों ओके चीज़ें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएंगे तो फिर कोई नई तीसरी चीज़ आप कंक्लूड करेंगे ना। लेकिन अगर मैं भी वही बात ठीक, करी हूँ, आप भी वही बात करी है, तो देयर इज नो डाइवर्सिटी इन दैट। तो जस्ट टू ब्रिंग डाइवर्सिटी इन द बोर्ड, ताकि एक एक्सपोजर भी हो और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दें मैनेजर्स को, अपनी ही स्ट्रेटजीज बिल्ड करना शुरू कर दें। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे टेंड टू क्रिएट अ मिक्स। ओके मैम, थैंक यू मैम, समझ आ गया सर, थैंक ठीक यू है, मैम। चलें इसको फिर इस वाले टॉपिक को यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह मीटिंग्स को डिस्कस करेंगे एंड देन विल रैप अप मिड टर्म से मैम पहले वाला। आपसे एक बात करनी थी मैम। कुछ स्टूडेंट हैं वो जॉब करते हैं तो वो कह रहे थे कि अगर मैम अफ्तार के बाद जो है क्लास रख लिया करे 1 घंटे की 7:30 से 8:30 तक। आप लोग अगर विलिंग है तो आई हैव नो इशू विद दैट। अगर आप आपस मैम में डिसाइड कर लें और आप जो अपने अपने ग्रुप्स में, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिसाइड करके, ये जो आपके 3-4 लोग हैं ना, ये जो वजीहा हैं, अमार हैं, महम हैं, एक और भी हैं, जीशान है, फैजान है, इनको मुझे इनको बता जी दें मैम, ताकि ये वैसे बेस्ट रहेगा, लेकिन ये है कि अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि, मैं तो कहता हूँ वैसे हो जाए बेस्ट है, आ जाएंगे लेकिन ये है कि स्टूडेंट। फिर वो कहेंगे कि हमने नमाज भी पढ़नी अब सुनो, होती है, फिर तुम लोगों ने तरावियां भी पढ़नी तरावियां नहीं होती है, पढ़नी, शायद अपनी इस भी वजह से तरावियां फिर खराब वो करनी है, मेरी भी तरावियां खराब मैम करनी है। मैम यस मैम, 7:30 से तरावी का 8:30 टाइम हो रहा मैम है इस वक्त मैम। 7:30 से 8:30 कौन सी तरावियां होती हैं मैम 1 घंटे में? बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने तो मगरिब नमाज के बाद पढ़नी सिर्फ होती वी है। हैव 1 आवर, मगरिब के बाद वी ओनली हैव 1 आवर, उसके बाद तो यही काम शुरू है। तो उस 1 घंटे में भी मैम तुम मैं चाहते हो, शॉपिंग उस 1 घंटे में तुम चाहते हो कि हम मैम उस पढ़ें वक्त बैठ के। मैम उस मैम वक्त सर शॉपिंग में दर्द पूरा हो रहा दिन है, मैम सर में पूरा दर्द दिन टीचर क्या यही पढ़ टाइम फ्री ठीक है। होते हैं, मैडम पढ़ते अफ्तारी रहते से हैं पहले तो ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, प्रोजेक्ट पे फिर काम वंस अगेन मैम आप अफ्तारी के बाद चाय भी पीनी होती है मैम। बनानी भी तो होती है, चाय देखो पियो। अमजद भाई मैम घर शॉपिंग बैठ के मोबाइल के पीछे कौन देख रहा है आपको? मैम शॉपिंग कब करेंगे मैम? अगर आप 6 बजे के बाद मार्केट वैसी बंद हो जाती है। देखो ये इसीलिए ना, मैं आई एम सेइंग कि आप आपस में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस चीज़ को डिसाइड करें। अगर आपका कंसेंसस बिल्ड होता है मेजोरिटी, तो फिर आप मुझे बता दें, आई विल डू इट, मैं कंडक्ट कर लूंगी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि आपस में आप नहीं लोग मैम, डिसाइड करें। अफ्तारी से पहले ठीक है। ये आपस अफ्तारी में से पहले ठीक आप मैम आपस अफ्तारी में से मैम पहले ये तो नहीं सारे हो किसी सकती। एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो सकते, इसलिए जो आप बताएंगी वही कर लेंगे। चले बस ठीक है, मैं तो कहती हूँ टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं। अगर सहरी के बाद रख लें। स्टिल मैम जियो मैम ये 3 से 4 वाला टाइम ठीक है, बेस्ट है ये।
ये पता है क्या, फिर सारे तो एक कहेगा मेरा जी टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा, दूसरा कहेगा देखो मेरा नहीं हो रहा। एक सबसे टाइम अच्छी बात ठीक ये है कि आप ऑफिशियल जो टाइम टेबल आपका डिजाइन है ना उस पर अगर आप चलें तो, और अगर उसमें मेजोरिटी को मसला नहीं है तो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि हम जल्दी से फारिग हो जाएंगे और उसके बाद आप जो मर्जी करें। तो मेरे तो हिसाब से कि ठीक है, कोई यस इशू नहीं। मैम, ऑफिस की टाइमिंग भी 3 बजे तक तो आ ही जाते हैं सारे ऑलमोस्ट। ठीक है, सही है। तो चलें इसको गो थ्रू कीजिएगा, ये जो हमने आज चीज़ें डिस्कस की इसकी डिटेल जो नोट्स हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं, आपके एलएमएस पे देख लीजिएगा। एक तो मुझे बता भी देना ये जो जो बातें मैंने अभी आप टॉपिक्स आपको कोट किए हैं, एक दफ़ा इसको ज़रा वेरीफाई कर लेना कि ये नोट्स मौजूद हैं आपके पास, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। और ये भी मैंने अपलोड कर दी नहीं है, मेरा तो ख्याल है। इसको एक दफ़ा दोबारा प्लीज़ कंफर्म करके, कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो मुझे बता देना, आई मेकअप मतलब उसको पूरा कर दूंगी, उधर अपलोड कर दूंगी। और डिटेल जो इन स्लाइड्स की है यहाँ पे तो अब ब्रीफ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिटेल नोट्स भी इसके चैप्टर के होंगे वहाँ पर, अगर आपने गो थ्रू करने हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2 टर्म्स मैंने इस्तेमाल की, जो जापानीज सिस्टम में केरेट्सू का एक कॉन्सेप्ट था, उसकी डिटेल, बिकॉज दैट इज अ कंप्लीट होल कॉन्सेप्ट, वो भी मैं शेयर करूँ, उसकी भी एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर होगा उस वहाँ पर, तो वो देख लीजिएगा। मैम आप जो केस स्टडी कह रही थी मैम, काइंडली वो भी शेयर कर सकती हैं आप? कौन सी? मैम आपने बताई थी 2 केस स्टडी के मैंने आपके साथ शेयर की थी मैम, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे प्लीज़ माहम या जो भी फैज़ान, ये अमार, इस मुझे बता दीजिएगा, याद करा दीजिएगा, मैं इसको ना अपलोड कर दूंगी, मेरे पास हैं वो, मैं ओके आपके एलएमएस के ओके मैम, इस पे ओके। अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा कोई चीज़ मिसिंग ना हो, ताकि एंड में फिर पैनिक हो जाता है, पेपर है, टाइम भी कम है और चीज़ें पूरी नहीं होंगी, तो चीज़ें पूरी करोगे या पेपर सॉल्व करोगे, तो ये देख लेना। और फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास करते हैं, उसमें एक टॉपिक है मीटिंग्स का, उसको डिस्कस करेंगे एंड देन इंशाल्लाह। पेपर। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखें, इसको मैं कंक्लूड करती हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। है। फहदा